नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश कुमार खंडेलवाल। जीएसटी पोर्टल के ऊपर 3 सितंबर 2024 को एक नया अपडेट आया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपडेट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जीएसटीएन ने एक नई फंक्शनैलिटी डेवलप करी है और ये फंक्शनैलिटी रिसिपिएंट टैक्स पेयर को इस योग्य बनाएगी कि सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई के लिए डिक्लेयर किया है, अपलोड किया है, उसको रिसिपिएंट टैक्स पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है और लेटर डेट पर उसके संबंध में कोई डिसीजन ले सकता है। जी हां, ये एक नई फंक्शनैलिटी है और ये जीएसटीएन पोर्टल पर 1 अक्टूबर 2024 से अवेलेबल होगी सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस फंक्शनैलिटी में होने वाला क्या है। सप्लायर जीएसटीआर 1 अपलोड करता है, जीएसटीआर 1 अपलोड होती है तो रिसिपिएंट के पास में 2A के अंदर 2B के अंदर इनवॉइस रिफ्लेक्ट होता है। अब इन दोनों के बीच में आईएमएस आ गया। आप अगर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जब ये फंक्शनैलिटी जीएसटीएन पोर्टल पर अवेलेबल होगी तो जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस सेव करेगा या फिर जीएसटीआर 1 अपलोड कर देगा, दोनों ही केसेस में जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है उसके लॉगिन में आईएमएस डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। उसको पहले डैशबोर्ड में जाना होगा, डैशबोर्ड से वो रिटर्न में जाएगा, रिटर्न में जाने के बाद आईएमएस डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें उसको जिन जिन सप्लायर ने उसके नाम पे जीएसटीआर 1 में इनवॉइस दिखाए हैं वो उसके सामने आ जाएंगे। उसके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, पेंडिंग का। तीनों में से उसको कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जैसे जैसे वो ऑप्शन सिलेक्ट करता जाएगा वैसे वैसे आईएमएस से डेटा जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेटेड होता जाएगा। ऐसा इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है। अब एक चीज और है, आप ध्यान करिए, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो जीएसटीआर 1, 2, 3 का कंसेप्ट था, परंतु जीएसटीएन पोर्टल पे लोड ज्यादा होने के कारण जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 को कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया था। अब कुछ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है और आपको यह भी ध्यान होगा कि जीएसटीआर 2 और 3 तो लॉ से खत्म हो चुकी है। अब लेकिन आईएमएस के थ्रू उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक बार देख लेते हैं इस आईएमएस में जो अपडेट है वो क्या लिखा हुआ है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि जो ये फंक्शनैलिटी है वो क्या करेगी, वो रिसिपिएंट को इस योग्य बनाएगी कि वो इनवॉइसेस की जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकें। जब रिसिपिएंट टैक्स पेयर एक्सेप्ट करेगा इनवॉइस को तो वो इनवॉइस 2B का पार्ट बन जाएगा और आज की डेट में हमें पता है 2B से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होता है। अब 2 केस हो सकते हैं, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल अभी नहीं करी है लेकिन सारे इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिए हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि सप्लायर ने इनवॉइस सेव भी किए जीएसटीआर 1 में और अपलोड कर दिए। दोनों ही केसेस में रिसिपिएंट को आईएमएस के अंदर इनवॉइस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करने चालू कर दिए हैं, सेव करने चालू कर दिए हैं, तो रियल टाइम बेसिस पर आईएमएस में रिसिपिएंट को नजर आ जाएंगे। रिसिपिएंट इस वक्त भी, अभी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हुई है, रिसिपिएंट इस वक्त भी उन पर एक्शन ले सकता है, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, की पेंडिंग का। अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी तब भी जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर होगा वो उन पर एक्सेप्ट का, रिजेक्ट कर, की पेंडिंग का एक्शन ले सकता है।
यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, अभी इस एडवाइजर में यह बता दिया गया है कि यह मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लीजिए सप्लायर ने GSTR1 में इनवाइस अपलोड कर दिया और रिसिपिएंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो सभी इनवाइस डीम टू बी एक्सेप्टेड माने जाएंगे। अब ये एक्शन कब तक लिया जा सकता है? तो यहां पर जब सप्लायर ने अभी GSTR1 फाइल नहीं करी है, रिसिपिएंट टैक्स पेयर के IMS में डेटा आ गया, तो रिसिपिएंट जो टैक्स पेयर है वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, कीप पेंडिंग का एक्शन ले सकता है। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि सप्लायर ने उस इनवाइस को अमेंड कर दिया, अभी GSTR1 फाइल थोड़ी हुई है, सप्लायर ने अमेंड कर दिया, तो यहां पर IMS में भी स्टेटस अमेंडमेंट आ जाएगा और जो पहले उसने एक्शन ले लिया था रिसिपिएंट एंड टैक्स पेयर ने, उसको फिर दोबारा एक्शन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए सप्लायर ने GSTR1 फाइल कर दी, अब सप्लायर की तरफ से डेटा फ्रीज हो गया, लेकिन रिसिपिएंट जो टैक्स पेयर है उसके IMS में आ रहा है, वो यहां पर भी अभी भी उसमें चाहे तो वो एक्सेप्ट करे, चाहे तो वो रिजेक्ट करे और चाहे तो वो पेंडिंग में रख दे, यहां पर वो कोई भी एक्शन ले सकता है। यदि वो कोई एक्शन लेगा इस केस में, तो जो सप्लायर है उसके पास में इसका एक्शन इंटीमेट हो जाएगा, मींस सप्लायर को भी पता लग जाएगा कि टैक्स पेयर ने, रिसिपिएंट टैक्स पेयर ने उसके इनवाइस पर क्या एक्शन लिया है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, पेंडिंग का। एक्सेप्ट कर लिया, डेटा IMS से, IMS का जो स्क्रीनशॉट है इस वक्त आप देख रहे हैं ना, इसके यहां से जो IMS का डैशबोर्ड है, डेटा यहां से गायब हो जाएगा, एक्सेप्ट करते ही 2B में चला जाएगा। रिजेक्ट कर दिया, यहां से डेटा गायब हो जाएगा, 2B में चला जाएगा। पेंडिंग अगर किया रिसिपिएंट टैक्स पेयर ने, तो पेंडिंग यहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, फ्यूचर डेट के लिए अवेलेबल रहेगा और अगले वाले IMS, अगला वाला जो पीरियड का IMS आएगा उसमें वो कैरी ओवर होके आएगा। अब पेंडिंग वाले पे डिसाइड करना है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये डिसाइड करना होगा जिस फाइनेंशियल ईयर से ये रिलेटेड है, उस फाइनेंशियल ईयर के अगले साल की 30/11 तक, क्योंकि यदि 16/4 की टाइम लिमिट निकल गई और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इसके संबंध में ITC अवेलेबल था, तो फिर ITC एलिजिबल नहीं होगा जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है उसके लिए। तो यदि पेंडिंग में रखा जाना है तो नेक्स्ट ईयर के 30/11 तक, या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न फाइल जो एक्चुअल में करी, दोनों में से जो पहले हो वहां तक वो एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया, 2B में डेटा आ गया, 2B में जैसे डेटा आया, मैंने IMS के अंदर उसमें एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, पेंडिंग किया, तो जो ये 2B है ना, ये ड्राफ्ट 2B हो गया, ये ड्राफ्ट 2B हो गया और मैंने IMS के अंदर जो एक्शन लिया है उसका इंपैक्ट उस ड्राफ्ट 2B पे आएगा और ड्राफ्ट 2B जब मैं यहां पर करूंगा ना कंप्यूट GSTR2B, तो ये डेटा मेरा फ्लो हो जाएगा GSTR3B के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो आज की डेट में GSTR2B आ रहा है वो इंपैक्ट होगा IMS में जो भी एक्शन लिया जाएगा और वहां से मैं करूंगा कंप्यूट GSTR2B, जो कंप्यूट GSTR2B करूंगा उससे डेटा GSTR3B में चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई आज की डेट में तो लॉ में ऐसा बोला ही नहीं गया, IMS जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग रखना है उसको। तो इन्होंने क्या बता दिया यहां पर कि ये पूरी तरह से रिसिपिएंट टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो IMS में जो डेटा आ रहा है उस पर एक्शन लेता है कि नहीं लेता। अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन अराइज होता है, अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं। अब इन्होंने जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें क्या बता दिया, नो एक्शन टेकन, दीज आर इनवाइसेस रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय रिसिपिएंट, दीज विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ
जीएसटीआर टू बी जनरेशन। अगर मान लीजिए आईएमएस के अंदर कोई भी डेटा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो डीम टू बी एक्सेप्टेड होगा। कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी थोड़ी है कि मुझे एक्शन लेना ही लेना है। ये सिर्फ एक अपडेट है, लॉ में नहीं है, जीएसटीएन के द्वारा लेके आया गया है। इसरो ने बता दिया आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका डेटा 2B में आएगा और 2B से 3B में फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि आज की डेट में जीएसटीएन इसको लेके आ चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लॉ में भी इससे रिलेटेड अमेंडमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर इन्होंने बताया कि 4 कैटेगरी थी। एक नो एक्शन मैंने बता दिया आपको, आपने आईएमएस के अंदर जो डेटा है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड होगा। एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी आपका जीएसटीआर 2B के जनरेशन में यूज होगा। रिजेक्टेड में क्या होगा? वो जीएसटीआर 2B के जनरेशन में यूज नहीं होगा। पेंडिंग का मतलब यह है, पेंडिंग पे जैसे ही आपने क्लिक किया पेंडिंग वाले पे, वो डेटा फ्यूचर डेट के एक्शन के लिए पेंडिंग हो गया। और फ्यूचर डेट से आप ये ध्यान रखना, यदि पेंडिंग वाले पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको 16/4 वाली जो डेट है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उस डेट तक अगर एक्शन नहीं लिया तो उसका आपका आईटीसी लैप्स हो जाएगा। अभी मैं आपको की पॉइंट पे लेके चलता हूं। की पॉइंट पे जब लेके चलता हूं तो इन्होंने बता दिया कि ये केवल फैसिलिटेशन के लिए है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो एक्शन लें, चाहे तो आप एक्शन ना लें। लेकिन एक क्वेश्चन आया, अगर मान लीजिए उसने गलती से अपना ही इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इस अपडेट के अंदर उसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। एक बार फ्लो को समझते हैं कि आईएमएस के अंदर फ्लो कैसे होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? जीएसटीआर 1 में डेटा सेव होगा, आईएफएफ में डेटा सेव होगा, 1A में डेटा सेव होगा या रिपोर्ट होगा। ये सारे के सारे जो डेटा है जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है उसके आईएमएस में ऑटो पॉपुलेटेड होगा। अब आईएमएस के ऑटो पॉपुलेटेड के अंदर क्या होगा? एक्सेप्ट का बटन है, रिजेक्ट का बटन है, पेंडिंग का बटन है। एक्सेप्ट का बटन क्लिक करते ही वो जो एक्सेप्टेड किया वो जीएसटीआर 2B में फॉरवर्ड हो जाएगा और आईएमएस से गायब हो जाएगा। रिजेक्टेड में क्या होगा? जैसे ही किसी इनवॉइस के रिलेशन में रिजेक्ट बटन यूज किया, उस पर क्लिक किया गया तो आईएमएस से वो डेटा गायब हो जाएगा और जीएसटीआर 2B के आईटीसी रिजेक्टेड जो सेक्शन है ना उसका पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब मुझे एक बात और समझ में आती है, आज की डेट में तो आईटीसी रिजेक्टेड नाम का कोई सेक्शन ही नहीं है जीएसटीआर 2B में, तो आने वाले टाइम के अंदर जीएसटीआर 2B में अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। पेंडिंग वो है जिन पर पेंडिंग वाले टैब पे जाके क्लिक कर दिया, ये ना तो जीएसटीआर 2B का पार्ट बनेगा ना जीएसटीआर 3B का पार्ट बनेगा। ये आईएमएस के डैशबोर्ड पर तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर लिया जाता। पेंडिंग एक्शन इन्होंने कुछ चीजें स्पेसिफाई करी हैं कि इन नीचे वाले आइटम के रिलेशन में पेंडिंग एक्शन अलाउ नहीं होगा। नंबर 1, ओरिजिनल क्रेडिट नोट। सप्लायर ने क्या किया? जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट रेज कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है? तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, पेंडिंग नहीं रख सकते। रीजन, अगर मान लीजिए पेंडिंग रख दिया तो सप्लायर का तो आउटपुट टैक्स कम हो गया क्योंकि उसने क्रेडिट नोट रेज कर दिया। अगर आपने पेंडिंग रख दिया मतलब रिसिपिएंट टैक्स पेयर ने पेंडिंग रख दिया तो उसने अपना आईटीसी कम नहीं किया, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। उधर सप्लायर ने आउटपुट टैक्स कम कर दिया, इधर पूरा आईटीसी ले लिया रिसिपिएंट ने। तो यहां पर या तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लिया तो आईटीसी कम हो गया और रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर के नेक्स्ट जीएसटीआर 3B में उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसके बारे में बोला गया कि जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट है उसे पेंडिंग नहीं रख सकते। इसी तरह से अपवर्ड अमेंडमेंट किया गया क्रेडिट नोट में। पहले क्रेडिट नोट 100 रुपए का था, अब 120 रुपए का कर दिया।
तो यहां पर भी सप्लायर ने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करी, इसको भी पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, या तो एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लिया तो रिसिपिएंट का आईटीसी कम हो गया क्योंकि सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम हो गया था, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा इसी अपडेट में बताया गया है। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय रिसिपिएंट। अब वो ये कहते हैं कि ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया था रिसिपिएंट ने, अब उसमें कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया गया है तो उसको भी पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई इनवॉइस है या डेबिट नोट है, उसमें क्या किया गया, डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया गया, जबकि ओरिजिनल डेबिट नोट या ओरिजिनल इनवॉइस रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, ओरिजिनल इनवॉइस रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, सप्लायर ने क्या किया, इनवॉइस की वैल्यू को कम कर दिया, मतलब अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर ली, तो यहां पर इसको बोला गया आपको भी तो आईटीसी कम करना है, इसलिए आप इसे पेंडिंग नहीं रख सकते, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इस वाले स्क्रीनशॉट के अंदर जो भी रिकॉर्ड है जिस पर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग एक्शन लिया गया है या कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो यहां पर आपको नजर आने वाले हैं इस तरह से डैशबोर्ड। अब जब ये सारे एक्शन ले लिए जाएंगे, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो उसके बाद में कंप्यूट जीएसटीआर2 भी करना पड़ेगा, और कंप्यूट जीएसटीआर2 तो मुझे लग रहा है अब हर जीएसटीआर3 के लिए करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। जैसे ही कंप्यूट जीएसटीआर2 करेंगे, यहां से आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा जीएसटीआर3 के अंदर। अब इसके कुछ की पॉइंट है जो ऊपर हमने पढ़ा, उसको समराइज कर लेते हैं। डीम्ड एक्सेप्टेड क्या है? डीम्ड एक्सेप्टेड वो है, आईएमएस के अंदर जो आइटम है यदि उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड है, और वो जीएसटीआर2 के जनरेशन में यूज होंगे और वहां से डेटा जीएसटीआर3 में चला जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटीआर3 फाइल करने से पहले जीएसटीआर2 में डेटा आएगा, या तो आएगा आईएमएस में कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया, दोनों ही केस में रिकंप्यूट करना पड़ेगा जीएसटीआर2 को, जैसा सामने आपके यहां पे ये बटन नजर आ रहा है। रिकंप्यूट करेंगे तो यहां से डेटा फ्लो होकर जीएसटीआर3 में चला जाएगा। ये आप एक्शन रिकंप्यूट का, क्योंकि जीएसटीआर2 जो जनरेट होगी वो तो 13th की नाइट को या 14th की मॉर्निंग को जनरेट होगी, तो वो जो होगी वो तो ड्राफ्ट जीएसटीआर2 होगी। अब उसमें एक्शन लेना है ना, आईएमएस में जब एक्शन लिया जाएगा तो जो ड्राफ्ट जीएसटीआर2 है उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा, अमेंडमेंट होने के बाद उसको रिकंप्यूट किया जाएगा, तब वो जीएसटीआर3 में डेटा फ्लो हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आईएमएस के अंदर नीचे वाली दो जो सप्लाई है ना, ये आईएमएस में नहीं आएंगी, ये डायरेक्टली 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। नंबर 1, सप्लायर की जो सप्लाई है रिसिपिएंट के द्वारा लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, तो वो आईएमएस में रिपोर्ट नहीं होगी, उसका तो कोई पर्पस भी नहीं है, वो डायरेक्टली 3B में चला जाएगा। और सप्लायर ने जीएसटीआर1 ही मान लीजिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट के बाद फाइल करी है, या कोई इनवॉइस है जो सप्लायर ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट निकल जाने के बाद जब रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता उसके बाद जीएसटीआर1 में फाइल किया है, तो वो भी आईएमएस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो 3B का पार्ट बनना ही नहीं है, उसको तो आईटीसी मिलना ही नहीं है उस केस में, तो डायरेक्टली 3B का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन के कारण यदि रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलना, वो भी आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगा, वो भी डायरेक्टली जीएसटीआर3 में चला जाएगा। अब आगे वो ये कहते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि जो रिकॉर्ड है आईएमएस डैशबोर्ड पे जीएसटीआर1 फाइल कर दी तो भी अवेलेबल होगा, जीएसटीआर1 फाइल नहीं करी तो भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब तक जीएसटीआर1 फाइल नहीं होगी तब तक ये रिसिपिएंट के 2B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। आईएमएस में तो होगा, 2B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। इसके बाद में वो ये कहते हैं
जो भी रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, डीम्ड एक्सेप्टेड है, वो आईएमएस से गायब हो जाएंगे। इसके बाद में जो पेंडिंग है वो तो आईएमएस का पार्ट रहने वाले हैं, वो तब तक आईएमएस का पार्ट रहेंगे जब तक कि उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। आगे वो ये कहते हैं कि मान लीजिए सप्लायर ने क्या किया, कोई इनवॉइस अपलोड किया और उस इनवॉइस के रिलेशन में नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कोई अमेंडमेंट कर दिया। अब उस अमेंडमेंट पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन लेना है, वो अलग टैक्स पीरियड में है और ओरिजिनल इनवॉइस अलग टैक्स पीरियड में है, तो उसके अमेंडमेंट के रिलेशन में तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक उस ओरिजिनल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ओरिजिनल को इग्नोर करके जो उसके रिलेशन में अमेंडमेंट है उसमें कोई एक्सेप्ट रिजेक्ट या कीप पेंडिंग का ऑप्शन ले लिया जाए। इसके बाद में एनी चेंजेस मेड इन रिकॉर्ड इनवॉइस बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1A IFF by the supplier will reset the record status on recipient's IMS डैशबोर्ड। अब यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले अपने रिकॉर्ड में कोई अमेंडमेंट कर दिया तो रिसिपिएंट का जो आईएमएस का डैशबोर्ड है ना उसमें भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 2B तभी जनरेट होगी जब प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल हो जाए। अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इस एडवाइजरी में ये बोल दिया गया, इस अपडेट में ये बता दिया गया कि नेक्स्ट 2B तभी जनरेट होगी जब प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल हो जाए। एक और चीज, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 4 आइटम को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, तो इसमें यह बोला गया है कि जो 4 आइटम है ना वो तो या तो एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने। एक्सेप्ट करेंगे सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, रिजेक्ट करेंगे सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कोई बात नहीं। तो पॉइंट नंबर 10 के अंदर यह बताया है इस अपडेट में कि जो सप्लायर का जीएसटीआर 3B है ना सब्सिक्वेंट पीरियड का, रिसिपिएंट ने उन आइटम पे जिनको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता उन आइटम पे या तो एक्सेप्ट का ऑप्शन लिया होगा, रिजेक्ट का लिया होगा। जो भी वो एक्शन लेगा ना उस एक्शन की वजह से सप्लायर के सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B में टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।